नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैथ IQ अकेडमी पे। आज हमने स्फीयर का लेक्चर 2 करना है। लेक्चर 2 करने से पहले हमने जो लेक्चर 1 के अंदर करा था उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने चेक करा था कि जो हमारे पास स्फीयर होता था वो पहले होती थी 3D कर्व। ठीक है, जो पहले हम 3D प्लेन लिख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये हमारे पास जेड एक्सिस, यहाँ पर कोई कर्व होती थी। ठीक है, और इसकी खासियत क्या होती थी, यहाँ पे हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता था सी, सच दैट एक पी पॉइंट जो हमारे पास एक्स वाई जेड होता था, इसने मूवमेंट किस तरह करनी होती थी कि जो सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा वो आर रहे। ठीक है, ये डिस्टेंस हमेशा आर रहता था, ये इस तरह मूव करता था। और इसकी सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल हमने क्या देखी थी, क्रिकेट बॉल हमने देखी थी, क्रिकेट बॉल है ना, जो हमारे पास इसकी सबसे बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल है। ये सी आर लिखा है मैंने, ठीक है। तो जो बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल थी वो थी क्रिकेट बॉल। उसके बाद हमने इसकी पढ़ा था सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म हमारे पास इसकी क्या आती थी, हमारे पास एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वेयर हमारे पास जो ए बी सी होते थे वो होते थे सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर। एंड आर, जो आर होता था वो हमारे पास होता था रेडियस। ठीक है, वो हमारे पास होता था रेडियस। सिमिलरली इसके बाद हमने पढ़ी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद जो हमने करी थी वो करी थी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म की हमारे पास क्या खासियत होती थी, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर सेंटर जो हमेशा होता था वो हमारे पास होता था 0 0 0, जिसके कारण हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो क्या बन के आती थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र विच इज इक्वल टू आर स्क्र। ठीक है, हमारे पास ये बन के आती थी। उसके बाद हमारे पास थी डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। इसके अंदर हमारे पास स्फीयर के कोई भी एक एनी वन डायमीटर के एंड पॉइंट प्रोवाइड करवाए थे, से x1 y1 z1 x2 y2 z2। ये हमारे पास दो एंड पॉइंट अगर प्रोवाइड करवा दिए तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती थी, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1, ये नहीं, z माइनस z1 z माइनस z2 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास ये आती थी डायमेट्रिक फॉर्म। ये हमारे पास तीन आ गई, टोटल चार करी थी हमने। फोर्थ हमारे पास कौन सी थी, फोर्थ हमारे पास थी जर्नल फॉर्म। फोर्थ हमारे पास होती थी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। हमने ये चीज कही थी। ठीक है, अगर इसके अंदर हमने सेंटर देखने होते तो सेंटर हमारे पास क्या आता था, सेंटर की बात करें इसके अंदर तो सेंटर आता था हमारे पास माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। और रेडियस की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास रेडियस क्या होता था, रेडियस होता था हमारे पास रूट के अंदर यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस टी। ये हमारे पास आया था इसका रेडियस। ठीक है, तो ये हमारे पास चार तरह की फॉर्म पड़ी थी और उसके रिगार्डिंग फिर हमने क्वेश्चंस करे थे जहां पे इन सब का हमने इस्तेमाल करा था। तो चलिए आज लेक्चर 2 शुरू करते हैं स्फीयर का। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी नई फॉर्म आ चुकी है, इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक द इंटरसेप्शन ए बी सी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज दिस। हमने ये इसकी इक्वेशन प्रूफ करनी है, ये यहाँ पे ये बनेगी। तो सबसे पहले पूछ समझते हैं इन्होंने कहा क्या। कहते मान लीजिए हमारे पास ये तीन एक्सिस है, जेड, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, कहते कोई भी एक ऐसा स्फीयर जो ओरिजिन में से पास करता हो और साथ ही साथ एक्स वाई जेड एक्सिस को कट करता हो। 3D एग्जांपल है, थोड़ा सा आपको क्या नाम है इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि इसको भी यहाँ पे टच करके जा रहे हैं। जो ओरिजिन में से पास करता हो साथ ही साथ हमारे पास जेड एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी कट करता हो, तो उसकी इक्वेशन ये आएगी। अगर ये ए एक्सिस को मान लीजिए इस पॉइंट पे कट करता है, ए 0 0, और यहाँ पे कट करते हैं इस पे 0 B 0,
और यहाँ इस पे कट कर रहेगा 0 0 सी। देन ये इक्वेशन में देखिए जो यहाँ पे माइनस ए आया हुआ है ना, वो इसका इंटरसेप्ट यूज होया हुआ है। जो ये माइनस बी आया हुआ है वो यहाँ पे इंटरसेप्ट यूज होया हुआ है। और जो ये माइनस सी है यहाँ पे, वो ये वाला सी इंटरसेप्ट यूज हुआ है। इंटरसेप्ट मतलब कि वो लेंथ सच दैट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कट कर रहा है, ये वो लेंथ सही है। ठीक है, जो ए बी सी इंटरसेप्ट है मतलब कि इन्होंने वो लेंथ प्रोवाइड करवाई है। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन, ये मतलब कि इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले हमारे पास जो स्फीयर है उसकी हमने एक जर्नल फॉर्म लेट कर ली। जो हमारे पास ये स्फीयर है, हमने क्या करा, इसकी जर्नल फॉर्म लिख लिया। जर्नल फॉर्म लिख लिया। अब इसकी खासियत क्या है कि ये ओरिजिन से पास करता है। अगर कोई भी स्फीयर किसी भी पॉइंट से पास करता तो उस इक्वेशन, उस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये ओरिजिन को पास कर रहा है तो ओरिजिन पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या करा, जो ओरिजिन पॉइंट है इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमने चेक करा कि सारे पॉइंट जीरो हो गए और सिर्फ डी बचा, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे डी की वैल्यू मिल गई। अब डी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। साथ ही साथ हमें क्या कंडीशन गिवन है, इसकी इंटरसेप्ट गिवन है एक्स एक्सिस के साथ ए, वाई एक्सिस के साथ बी, जेड एक्सिस के साथ सी। अगर इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस के साथ ए है तो पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, ए 0 0। वो हमने इसके अंदर फिर वापस पुट कर दिया, इस इक्वेशन के अंदर वापस पुट कर दिया और चेक करा हमारे पास क्या वैल्यू आई, हमारे पास ये वैल्यू बन गई। 2u की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस है। जब वैल्यू पुट करी तो बाकी सारी टर्म जीरो हो गई, हमारे पास ये बच गया ए स्क्र प्लस 2u a विच इज इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये टर्म रही। और यहां से हमने चेक करा तो 2u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस ए आ गई। सिमिलरली अब इसकी इंटरसेप्टर y के साथ देखेंगे जो b है, तो पॉइंट क्या हो गया, 0 b 0। ठीक है, वो हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या नाम है, 2v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी। सिमिलरली जेड एक्सिस का इंटरसेप्शन कितनी है, c है, दैट इंप्लाइज 0 0 c। इस पॉइंट में से पास करेगा तो यहां से हमारे पास 2w की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को हमने किस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इसे बोलेंगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब ये देखिए, जो ना ये आपके पास ये इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, कई क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज करी जाएगी, कहीं आपको प्रूफ करना पड़ेगा। पेपर के अंदर आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की लेंथ से लेना होगा। अगर क्वेश्चन की लेंथ 3 to 4 लाइन के अंदर अगर क्या नाम है कंप्लीट हो रही है, अगर आप इसको डायरेक्ट यूज करते हो तो फिर आपको इसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 3 to 4 की बजाय अगर आपका पहले से हाफ से क्या नाम है 1 से 1.5 पेज तक जा चुका है क्वेश्चन का प्रूफ, तो आपको इसको डायरेक्ट यूज करना है, ना कि आपको इस इक्वेशन को यूज करना, मतलब कि इस इक्वेशन का प्रूफ करना है। तो इस इक्वेशन का प्रूफ आप पे डिपेंड है पेपर के अंदर कि आपके पास क्वेश्चन की लेंथ कितनी है। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको प्रूफ करना होगा, जहां वहां प्रूफ करेंगे, नहीं तो इसको क्या नाम है डायरेक्ट यूज करेंगे इसके रिजल्ट को, इंटरसेप्ट फॉर्म को। आपको इसको भी याद करना है क्या, ठीक। अब ये देखिए सेम क्वेश्चन है पर उसको मोल्ड करके प्रोवाइड करवाया गया। वो हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म वाली वो थ्योरम थी, यहां पे उसी थ्योरम को एग्जांपल नंबर 6 में एक मोल्ड करके क्वेश्चन पूछा गया है। प्योर मोल्ड करा हुआ क्वेश्चन है और सेम वही रिजल्ट आएगा और सेम वही क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर सर्कमस्क्राइबिंग इन द टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर। सबसे पहले देखिए टेट्राहेड्रन क्या होता है। अगर आपने मूवीज वगैरह देखी हो, जो इजिप्ट के पिरामिड्स आते गए हमारे पास, अगर 3D फॉर्म के अंदर मैं चाहूँ तो बनता हो, तो याद हो कुछ इस तरह के पिरामिड नहीं बनते हमारे पास। देखिए पिरामिड का फॉर्म ले रहे हैं ना, ये आपके पास पिरामिड बनता है ना, उसे बोलते हैं हम एक तरह से टेट्राहेड्रन। इजिप्ट के अंदर आपने जैसे मूवीज देखी हो तो उसके अंदर हमारे पास आती है इजिप्ट की मूवी में पिरामिड बने होते हैं, तो पिरामिड कह लीजिए। उसके हमारे पास जो फेसेस गिवन है वो है x इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 और ये दिस। ठीक, ये फेसेस हमें गिवन है। तो हमें क्या बताना है, स्फीयर बताना है जो इनके अंदर क्या नाम है कंटेन करता है, कंटेन करता है। और साथ ही साथ एक तरह से कह लीजिए इन सारे फेसेस को टच करके पास करता हुआ, कोई जो सारे फेसेस को टच करता हुआ इसके अंदर जो हमारे पास स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर की हमें इक्वेशन बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तीनों को यूज करके वो पॉइंट्स निकालते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स कौन होते हैं, सबके इंटरसेक्शन पॉइंट करके हम पॉइंट्स निकाल लेते हैं।
पहले 3 इक्वेशन को हम यूज करेंगे। इन 3 इक्वेशन को यूज करने से हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा, 0 0 0। अगर जहां x 0 y 0 z 0 है तो हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट प्लेन्स का हमारे पास क्या आ गया, 0 0 आ गया। फिर हम क्या करते हैं, 2 3 और 4 को यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a बाकी 0, मतलब कि पॉइंट हमारे पास आ गए a 0 0। फिर हम इसी तरह 1 3 और 4, 1 3 और 4 इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास पॉइंट कौन सा आ गया, 0 b 0। सिमिलरली नेक्स्ट यूज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 c। तो एक तरह से हमने क्या करना है, उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है सच दैट वो इन पॉइंट से पास करता हो। अब ये पॉइंट्स कौन से, एक तरह से हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म वाली बात ही करी है इन्होंने, है ना, इंटरसेप्ट वाली फॉर्म ही हो गया जो हमने करा था। तो यहां से इन्होंने एक तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म ही पूछी है, तो जिसके कारण हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट ये आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो पेपर में इसको प्रूफ भी करना, अब तो सेफ्टी के लिए कर देना, ठीक है, कि प्रॉपर क्या इसकी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जर्नल इक्वेशन लेट कर लेंगे, वही चीज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को लेट करते हुए इसको चारों पॉइंट्स को पुट करके सोल्व करके ही लिख देना, सेफ साइड हो जाएंगे, नंबर पूरे मिलेंगे। क्या फायदा कि बाय चांस कोई नंबर आपके कट कर ले जिस स्टेप को आपको आते ही थे। क्लियर। इसी तरह अब हमारे पास आता है टेंजेंट प्लेन टू दी स्फीयर। अब हमने कोई चेक करना हो कि कोई भी प्लेन किसी स्फीयर को टच करता है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा। जैसे कि ये हमारे पास स्फीयर से S1 का नाम दे देते हैं और ये एक प्लेन है, ठीक है, इसे कोई भी नाम दे दीजिए, से पाई का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब ये स्फीयर S1 इस प्लेन को टच करेगा, ये हमें कैसे पता करे चलेगा। तो कहते हैं जो हमारे पास स्फीयर का सेंटर है ना, जो हमारे पास स्फीयर का सेंटर है वहां से क्या करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, एंड पॉइंट पे कह लीजिए, उस प्लेन पे कह लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अगर जो ये रेडियस, जो हमारे पास स्फीयर की रेडियस है और इसकी जो परपेंडिकुलर लेंथ है इस प्लेन पे, अगर वो इक्वल आ जाए, परपेंडिकुलर लेंथ को से एल का नाम दे दें, अगर वो इक्वल आ जाए तो ये आपस में टच करते हैं, अदरवाइज टच नहीं करते। मैं रिपीट करता हूं, अगर हमारे पास सेंटर से प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, सेंटर से प्लेन पे, अगर इसको मैं 2D के अंदर ग्राफ बनाऊं, मतलब ये अगर हमारे पास ये है और ये चीज है, अगर सेंटर से हम प्लेन पे अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें और जो परपेंडिकुलर की लेंथ मान लीजिए आर आती है और जो उसकी सर्कल की आपकी जो स्फीयर की रेडियस वो आर आ जाती है और दोनों आपस में इक्वल हैं, तब हम कहेंगे कि जो ये स्फीयर है इस प्लेन को टच करता है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है। और सिमिलरली अगर ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ छोटी आ जाए रेडियस से, अगर मैं इसको लिख लूं परपेंडिकुलर लेंथ इज स्मॉलर देन रेडियस, देन हम क्या कहेंगे, जो ये प्लेन है वो कट करता है स्फीयर को, जो ये प्लेन है वो कट करेगा इस स्फीयर को। और अगर ये परपेंडिकुलर लेंथ ग्रेटर देन रेडियस आ जाए, ये परपेंडिकुलर लेंथ अगर ग्रेटर देन रेडियस आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ना इसको टच करता ना ही कट करता, मतलब कि मान लीजिए कोई बहुत दूर है, जो ये प्लेन है वो इससे बहुत दूर है, तो हम इसको यहाँ पे ये चीज कहेंगे। क्लियर है। बाकी चीज को ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, जो इसकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अभी देखिए, अब इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हुज सेंटर इज 1 2 3। हमें उस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है सच दैट जिसका सेंटर क्या है 1 2 3 एंड टच द प्लेन, हमें इस प्लेन को वो टच करता हो, मतलब कि हमें क्या मेन फाइंड करना है, सेंटर तो गिवन है, अगर हमें रेडियस और पता चल जाए तो हमारी बात बन जाए। अब रेडियस इन्होंने प्रोवाइड करवाई नहीं तो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, पर साथ ही साथ एक कंडीशन प्रोवाइड करवा दी कि जो हमारे पास स्फीयर है, जो इसका जिसका सेंटर ये है वो इस प्लेन को टच करता है, अगर प्लेन को टच करता है तो ये सेंटर से मैं इस प्लेन पर परपेंडिकुलर बनाऊंगा, वो रेडियस की इक्वल लेंथ आएगी। अभी हम करके हटे हैं तो हम इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे। यहां पर देखिए, अगर हमारे पास x1 y1 z1 कोई भी पॉइंट हो और ax by प्लस हमारे पास सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, ये कोई लाइन हो, ये पॉइंट है और ये हमारे पास कोई
लाइन है, लाइन कह लीजिए, सॉरी प्लेन, ये हमारे पास कोई प्लेन है। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, a इंटू एक्स की जगह ये x1 पुट कर दीजिए, पॉइंट पुट कर दीजिए, प्लस b की जगह वो पॉइंट पुट कर दीजिए y1, सी की जगह यहाँ पे z1 प्लस d का मोड अपॉन रूट में हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है ए स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बी है तो बी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, जेड का क्या है सी तो सी स्क्वायर। हम ये लिखते हैं मोड में इसलिए क्योंकि जो लेंथ होती है, जो वो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हम नेगेटिव कभी टेक नहीं करते। अगर अबव वैल्यू नेगेटिव बनती हो तो उसे पॉजिटिव कर देंगे, तो हमेशा हमने यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू को टेक करना है, नेगेटिव वैल्यू को टेक नहीं करना, नेगेटिव वैल्यू को टेक नहीं करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते गए। हमारे पास सेंटर क्या गया 1 2 3, प्लेन कौन सा ये वाला 3x 2y प्लस z4। तो हमने सबसे पहले x की जगह यहाँ क्या पुट कर दिया 1, y की जगह 2 और z की जगह 3 पुट कर दिया हमने। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी इसमें। पुट करने के बाद हमने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था 3 था, 3 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई हमारे पास 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जेड 1, ये प्लेन के अंदर देखना होता है। ठीक है, इस प्लेन के रिगार्डिंग देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज लगा रहा है, जब ये लगाया तो हमारे पास लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर लेंथ √14, और ये लेंथ किसके इक्वल होगी रेडियस के, क्योंकि ये प्लेन स्फीयर को टच कर रहे हैं। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई, सेंटर हमें पता है। ठीक है, सेंट्रल फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको देखिए इन्होंने कहा कि हमारे पास इक्वेशन निकाल दी, सिंपल। ठीक है, तो ज़्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ईजी हैं, काफ़ी ईजी हैं, उसको ध्यान से समझ के करोगे, रिजल्ट याद रखोगे, इजीली हमारे पास क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी एग्जांपल नंबर 9 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 9 हमारे पास क्या कहती है, ए पॉइंट मूव्स सच दैट द रेशो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट सो दैट इट्स लोकस इज स्फीयर। अब यहाँ पे क्या है, जो एक पॉइंट है ए पॉइंट मूव सच दैट, मतलब कि मूव इस तरह कर रहा है, जो इसकी रेशो आ रही है ना ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये पी जो हमारे पास है एक्स वाई जेड, ये पॉइंट इस तरह मूव कर रहा है, जो इस पॉइंट के साथ जो हमेशा डिस्टेंस आने वाली है, जो इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस आने वाली है, इन दोनों का जब रेशो निकालोगे, मान लो ये L1 है से ये L2 है, L1 और L2 का रेशो निकाल लिया और आपके पास आ गया K। अब ये पॉइंट मूव करके इधर आ गया P पॉइंट, तो अब P पॉइंट से अगर इसका वापस डिस्टेंस निकाल लोगे ना, रेशो निकाल लोगे, से नई लेंथ आ गई L प्राइम L डबल प्राइम, तो इनका भी रेशो ना L और L डबल प्राइम का भी K आना चाहिए। ये पॉइंट इस तरह मूव करेगा, समझ गए। इस P पॉइंट ने मूव इस तरह करना है सच दैट जो लेंथ का वो जो रेशो है वो रेशो हमेशा सेम रहे, रेशो कभी चेंज ना हो। इस पॉइंट ने, इस P ने ऐसे मूव करना है। ठीक है, और वो रेशो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, साथ में हमें ये भी प्रोवाइड करवा दिया। ठीक, शो दैट लोकस इज ए स्फीयर, मतलब कि इस P पॉइंट की जब आप मूवमेंट को ट्रेस करोगे, जो ये कर्व बनाएगा वो कर्व हमारे पास क्या आएगा, स्फीयर आएगा। हमें बताना है जो इसकी कर्व आने वाली है वो हमारे पास स्फीयर आएगी। तो हमने क्या करा, सबसे पहले वो P पॉइंट को लेट कर लिया। P पॉइंट हमारे पास क्या हो गया एक्स वाई जेड, और A पॉइंट हमने लेट कर लिया हमारे पास x1 y1 z1, B पॉइंट हमने लेट कर लिया x2 y2 z2, सच दैट जो ये A B पॉइंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट है और P हमारे पास जर्नल हमने लेट कर। तो हमें वो जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन अप्लाई कर दी। अब हमारे पास जो लेंथ ऑफ P है अपॉन लेंथ ऑफ PB है उसको K लेट कर लिया, से भी हमारे पास कोई कांस्टेंट है, जो हमारे पास ये K है ये कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अगर हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये पॉइंट है कोई ए बी, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट सब पे होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ही इन्होंने स्केयरिंग बोथ साइड कर ली थी। स्केयरिंग बोथ साइड करने से क्या होगा, स्क्वायर रूट इन्होंने निगलेक्ट करके ही लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। आप पहले ये लिख के स्क्वेयरिंग बाद में कर सकते हो, या पहले स्क्वेयरिंग करके फिर फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्क्वेयरिंग का इस चीज़ का ध्यान रखना।
तो स्क्वेयरिंग कर ली। अब जो ये डिनोमिनेटर है यहाँ के मल्टीप्लाई में होगा, वहां के मल्टीप्लाई में करवा दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया सारी जगह, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद हमने क्या करा, एक्स वाली टर्म सारी एक तरफ कर ली, दोनों साइडों से एक्स वाली टर्म एक तरफ कर ली, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली वाई स्क्वायर वाली टर्म भी एक तरफ कर ली, जेड स्क्वायर वाली टर्म भी एक तरफ कर ली। फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड सारी टर्म को एक तरफ कर लिया, रीअरेंज करा है यहाँ पे। रीअरेंज करने के बाद हमने चेक करिए कि हमारे पास ये स्फीयर बन रहा है नहीं बन रहा। अब हमने इस इक्वेशन को चेक करना है। असल में अभी ये लोकस ऑफ पॉइंट आ गया। अब ये स्फीयर बन रहा है नहीं बन रहा, ये हमारे पर डिपेंड करेगा रिमार्क पे। जब हमने याद करो पिछली बार रिमार्क पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती थी कि कोई इक्वेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करती है या नहीं। हम कैसे चेक करते थे, पहली वो होती थी कंडीशन की क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक होनी चाहिए हमारे पास इन एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड में क्वाड्रेटिक होनी चाहिए। तो चेक करिए यहाँ पे ये एक्स वाई जेड के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक है, सेकंड डिग्री है, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है, तो इसका मतलब ये सेकंड डिग्री आ गई। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। सेकंड हमारे पास क्या है गया कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है गया हमारे पास, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर होने चाहिए। तो चेक करिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 माइनस के स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, 1 माइनस के स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर क्या है, 1 माइनस के स्क्वायर। तीनों के भी कोफिशिएंट सेम है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पे भी कंडीशन होल्ड करेगी। थर्ड कंडीशन ये होती थी हमारे पास कोई भी मिक्स्ड टर्म ना हो, हमारे पास कोई भी मिक्स्ड टर्म नहीं होनी चाहिए। मिक्स्ड टर्म मतलब कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई हो जाए, वाई जेड हो जाए, जेड एक्स हो जाए, या एक्स वाई जेड हो जाए, इस तरह की कोई हमारे पास टर्म नहीं होनी चाहिए। तो हमने चेक करा यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म नहीं है। ये देखिए ये हमारे पास जो x1 x2 है ना, ये कांस्टेंट है, इसको नहीं इंक्लूड कर लेना। तो हमारे पास किसी भी तरह की कोई मिक्स टर्म नहीं आ रही। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका मतलब ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है। इस तरह हमने चेक करनी है। तो ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। इन्होंने कहा था ना कि लोकस ऑफ पॉइंट स्फीयर बनेगा, प्रूफ करिए, हमने ये प्रूफ कर दिया, हैंस द रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 2 3, फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 2 3 लाइंस आर ड्रॉन टू मीट द स्फीयर। लाइंस ड्रॉ करी गई सच दैट, जो इस स्फीयर को मीट कर रही है। यहाँ पे लाइंस वर्ड यूज करा गया। ठीक है, मतलब कि इससे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को पास करा गया। ठीक, एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2:3। अब ये चीज मतलब कि ध्यान रखने वाली बात है कि इस पॉइंट से इस स्फीयर पे इस तरह की लाइंस को ड्रॉ करा गया है, इस तरह की लाइंस को हमने क्या नाम है पास कराया, सच दैट जो किस रेशो में डिवाइड हो रही है, 2:3। प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन लाइज इन द स्फीयर। मतलब कि इसको थोड़ा ग्राफिकली देख लेते हैं। कहते हैं अब इस P पॉइंट से हमने डिफरेंट डिफरेंट लाइन पास करनी है सच दैट जो हमेशा क्या नाम है 2:3 में डिवाइड कर दें। अब हमारे पास ये क्या है कि हमारे पास जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इस पे एक ना लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने के बाद कहते हैं जो यहाँ पे कट कर रहा है ये सेक्शन है, मतलब कि सेक्शन यहाँ से हम टेक करेंगे जहाँ से कट करना स्टार्ट करता है, उस सेक्शन को हम 2:3 में डिवाइड कर दें। इस सेक्शन पी क्यू सेक्शन को हमने 2:3 में डिवाइड कर दिया। अब ये पॉइंट को हमने टेक कर लिया। कहते हैं इस सारे पॉइंट्स को इस तरह हम टेक कर लें ना, इस सारे पॉइंट्स को टेक कर लें, एक स्फीयर बन के आएगा। मतलब मान लीजिए कुछ इस तरह का स्फीयर बन के आ गया। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जरूरी नहीं है ये बनेगा। ठीक है, स्फीयर बन के आएगा और ये स्फीयर ये वाला होगा, हमने प्रूव करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, इस स्फीयर की इक्वेशन हमारे पास जो गिवन है वो टेक कर लिया। जो गिवन स्फीयर की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। एक क्यू पॉइंट लेट कर लिया अल्फा बीटा गामा सच दैट ये हमारे पास कहाँ पे है, ये पॉइंट वहां होगा जहां पे ये क्यू पी पॉइंट इसको कट करके जाएगा। ठीक है, ये हमने चीज को लेट कर लिया। क्योंकि अब ये अल्फा बीटा गामा पॉइंट है, स्फीयर पे लाई कर रहा है, तो स्फीयर को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अगर हम इसको स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास एक ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए, अब जो ये Rx1 y1 z1 है, बी दी पॉइंट विच डिवाइड द लाइन पी क्यू इन दी रेशो 2:3। हमने ये चीज इस तरह लेट करी थी। ये हमारे पास सर्कल था,
ये P पॉइंट था, इस तरह कट कर रहा था, ये Q था, R हमने यहाँ पे लेट करा था ना, इसको हमने क्या लेट कर लिया, x1 y1 z1। और इस R पॉइंट की खासियत क्या है, ये 2:3 के अंदर इस PQ सेक्शन को डिवाइड कर रही है। अगर इसको डिवाइड कर रही है तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा के x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए ये लाइन है P Q की, इसके दो एंड पॉइंट है, सच दैट इसके यहाँ पे अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो गिवन है x y z, ये है अल्फा बीटा गामा। हमें पता है ये m/n में डिवाइड हो रही है, तो इसका हमने अगर यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है सच दैट x1 y1 z1, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 विच इज इक्वल टू m टाइम अल्फा प्लस n टाइम x अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y1 के लिए हमारे पास क्या होगा, m टाइम बीटा n टाइम y अपॉन m प्लस n। और हमारे पास z1 के लिए क्या होगा, m टाइम गामा प्लस n टाइम z अपॉन m प्लस n। हमारे पास ये फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीन फॉर्मूले होते गए, उस फॉर्मूले के थ्रू हमने इन्होंने यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये आर पॉइंट बीच में लाई कर रहा था, x1 y1 z1। यहाँ हमारे पास m की जगह 2 है, n की जगह 3 है, और p की हमारे पास जो पॉइंट है गया वो हमारे पास क्या गया, p हमारे पास पॉइंट है 2 3 -6 9, और यहाँ पे हमारे पास क्या गया, अल्फा बीटा गामा है। तो उसकी जगह हमने इसको इस्तेमाल कर दिया। इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या कर लिया हमने, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल ली, और इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, वो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस हो गई। क्योंकि देखिए इक्वेशन किस में आई है, इक्वेशन आई है हमारे पास x1 y1 z1 में। हमें लोकस किसका निकालना था, इसी पॉइंट का लोकस निकालना था। तो हमारे पास एक तरह से ये लोकस ही तो आ गया इसका, तो विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर। ठीक है, मैं एक आपको फिर बताया तो हमने क्या रहा, क्या हमने क्या करा कि यहाँ पे हमारे पास एक स्फीयर गिवन था, सच दैट ये पॉइंट से यहाँ पे लाइंस ड्रॉ हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास लाइंस ड्रॉ हो रही थी। वो लाइंस किस तरह ड्रॉ हो रही थी कि इसके हमारे, एक मिनट को इसको ना पहले इसको क्लियर कर देते हैं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। चलिए, यहाँ पे हमारे पास क्या था, इस पॉइंट से हमने इस स्फीयर पे लाइंस ड्रॉ करनी थी। इस पॉइंट से हमने इस स्फीयर पे, ये मान लीजिए S1 है, लाइंस को ड्रॉ कर दिया। लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, जहां से ये कट कर रहा है स्फीयर को, वहां से कहते हैं इस लाइन को, इस लाइन के सेगमेंट को PQ को 2:3 में कहते तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद कहते जो ये पॉइंट बनेगा ना जिसको कट कर रहे 2:3 में से, उसका हमने क्या निकालना है, लोकस निकालना है। बाई चांस मान लीजिए अभी ये यहाँ पे भी करता होगा, यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट बनेगा, इसको मान लीजिए क्यू प्राइम है, यहाँ भी आएगा कोई, तो इसको आर मान लीजिए 2:3 में जो तोड़ेगा। ठीक है, इस तरह कहते हैं सारे पॉइंट्स को जोड़ के आपको आपस में मिला लीजिए। अब ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं, कहते हैं ये रफ डायग्राम, ये सारे पॉइंट को जब आप बनाओगे ना, जो इस आर पॉइंट को जब आप सब मिलाओगे, तब कहते हैं आपके पास एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी। एक स्फीयर की इक्वेशन आएगी, और वो स्फीयर कौन सा होगा, ये वाला होगा, हमने प्रूफ करना था। इसके लिए फिर हमने क्या करा, सबसे पहले वो पॉइंट हमारे पास जो स्फीयर की गिवन इक्वेशन थी वो लिख लिया। ठीक है, और साथ ही साथ जो क्यू पॉइंट है इसको लेट कर लिया से अल्फा बीटा गामा, कोई एक जर्नल पॉइंट लेट कर लिया। क्योंकि ये क्यू पॉइंट हमेशा स्फीयर पे रहने वाला है, तो स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हमने क्या करा, वो आर पॉइंट को एक जर्नल लेट कर लिया। आर पॉइंट का जो हमारे पास होता है उसको जर्नल लेट कर लिया x1 y1 z1, जिसका सच दैट हमने क्या निकालना है, लोकस। इस पॉइंट का हमने निकालना है लोकस। अब इसको लेट कर लिया। अब क्योंकि आर पॉइंट की खासियत क्या है, ये पी क्यू को, जो ये हमारे पास पी क्यू लेंथ है, इसको 2:3 के अंदर डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाली, जो हमारे पास ये आई। इस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को हमने इसके अंदर पुट कर दिया। इस इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आई वो हमारे पास था लोकस ऑफ x1 y1 z1। क्लियर। सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल नंबर 12, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस के, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस हमेशा कितनी है, k है, पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड द मीट द एक्सिस एट द पॉइंट ABC, मीट द एक्सिस एट द पॉइंट ABC।
प्रूव दैट सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC लाइज ऑन द स्फीयर। अब ये क्या हुआ, अब ये देखिए इन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए कहते हैं कि हमारे पास जो 3D प्लेन है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास जेड एक्सिस है। ठीक, कहते हैं एक स्फीयर लेना है जिसको सेंटर में से हमेशा पास करता होगा और जिसकी रेडियस हमेशा रहेगी कांस्टेंट के रहेगी और ए बी सी को यहाँ पे कट करेगा, मतलब कि यहाँ पे इस तरह स्फीयर है, सेंटर में से भी पास कर रहा है और इसको ए बी सी यहाँ से भी कट कर रहा है। अब कहते हैं इसको मूव इस तरह करवाओ, मान लीजिए अभी थोड़ा सा नीचे साइड आना शुरू करेगा, ये मूव इस तरह करेगा, ठीक है, इसको मूव कराना है, रेडियस इसके सेंटर की हमेशा के रहेगी, इसको मूव हो रहा है, थोड़ा सा 3D के अंदर है, समझिए इसको कि मतलब कि मान लीजिए अब ये थोड़ा सा मूव इस तरह के डिनोमिनेटर में आ गया, ABC पॉइंट चेंज हो रहे हैं बार बार, ठीक है, सेंटर से हमेशा पास करेगा, सेंटर कंडीशन है, दो कंडीशन हमेशा इसकी फिक्स रहेंगी कि ये हमेशा सेंटर में से पास करेगा, ठीक है, सेंटर में से पास करेगा और इसकी रेडियस के रहेगी, ये चीज इन्होंने फिक्स कर दी। बस ABC पॉइंट को ये चेंज होते रहेंगे, ABC पॉइंट कट होते रहेंगे, मतलब मान लीजिए ना इसके नीचे साइड ये आ रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 3D के अंदर है ये, ठीक है, मूव इस तरह कर रहा है क्या, कहते हैं जब ये मूव कर रहा है ना, कहते हैं जो अब इसके ट्रायंगल भी देख लिया हम, इसके अंदर जो ट्रायंगल बन रही है उसका सेंट्रोइड निकाल लेंगे ना, उसके मूवमेंट का जो लोकस बनेगा हमें वो बताना है कि वो हमारे पास क्या बनेगा। समझ रहे हो, इसको एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। हमारे पास मान लीजिए ये हमारे पास कोई 3D प्लेन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास सेंटर है 0 0 0, ये कोई भी एक स्फीयर है जो ए पे कट कर रहा है, बी पे कट कर रहा है, सी पे कट कर रहा है, ये ए बी सी फिक्स नहीं है, फिक्स किया गया हमारे पास जो सेंटर है ना, इसकी रेडियस है, इस स्फीयर की रेडियस हमेशा के रहेगी और इसके जो क्या नाम है हमेशा ओरिजिन में से ये पास करेगा, ये दो चीजें इसकी फिक्स है। अब इसने मूव करना है, अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल इस तरह करिए कि इसको अब हम नीचे की तरफ ले आते रहे, इस पी पॉइंट को, मतलब अब ये यहाँ से करे पास, सेंटर से पास करे, अब ये पॉइंट थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर इसको और नीचे लिया, जी हाँ, ओरिजिन से पास करता रहे, ये थोड़ा सा और चल जाएगा, फिर इसको नीचे ले जाते हैं, इसकी डेप्थ में भी ले जाए, माइनस जेड एक्सिस की तरफ भी ले आए, ठीक है, इसी तरह ये वाई एक्सिस की तरफ भी आप इसको नजदीक ले आ सकते हैं, इसी तरह यहां से भी, ठीक है, समझ पा रहे हो कि इसको रोटेट इस तरह कराना है कि सच दैट ये ओरिजिन से भी पास करता रहे और इसकी इंटरसेप्ट भी निकलती रहे, इस तरह इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक, इस स्फीयर की मूवमेंट इस तरह हो रही है। अब हमने क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन के अंदर कहते हैं जब ये स्फीयर की मूवमेंट हो रही है ना, हर स्फीयर के अंदर हमने क्या करना है, एक ना ट्रायंगल बना दे, ठीक है, एक ट्रायंगल बना दे, वो ट्रायंगल कौन सी है, ए बी सी को मीट करते हो हर बारी, उसका कोई ना कोई सेंट्रोइड निकलेगा, ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय, सॉरी, अगर हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया, अगर ये हमारे पास x1 x2 ये y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है और ये हमारे पास x3 y3 z3 है, तो हमारे पास इसका सेंट्रोइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, सिमिलरली z1 वाला भी हम लिख देंगे, ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ बनता है। कहते हैं जो सेंट्रोइड है ना, उस सेंट्रोइड का लोकस निकाल लेंगे ना, वो सेंट्रोइड का लोकस ये स्फीयर बनेगा, ये हमने प्रूव करना है, ठीक, तो हमने क्या कर दिया, अब वही चीज सबसे पहले कि ये जो स्फीयर है ओरिजिन में से पास कर रहा है और इसकी इंटरसेप्ट आएगी, तो इंटरसेप्ट को हमने लेट कर लिया ए बी सी, ठीक है, इंटरसेप्ट ए बी सी लेट कर लिया, तो हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ए पॉइंट क्या हो गया ए 0 0, बी पॉइंट क्या हो गया 0 बी 0 और सी पॉइंट क्या हो गया 0 0 सी, ये हमने लेट कर लिए, क्योंकि अब ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, फिर इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म ही होगी, तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास आ गई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0, यहां से हमारे पास आ गई इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, इस इंटरसेप्ट फॉर्म से हमने इसके रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया और यहां से निकाल ली रेडियस, रेडियस निकाल ली, हमें पता है ये ए बी सी पॉइंट चेंज होते रहेंगे, ठीक है, ए बी सी पॉइंट चेंज होंगे पर रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, रेडियस चेंज नहीं होने वाली, रेडियस हमारे पास हमेशा क्या रहने वाली है, क्या रहने वाली है, तो हमने इसको लिख दिया के इक्वल,
के इक्वल लिख के हमने यहां से क्या रख दिया, एक कंडीशन निकाल दी, कंडीशन निकाल दी। अब ये देखिए हमने ए पॉइंट क्या लेट करा है, ए 0 0, ठीक है, और हमने बी पॉइंट क्या लेट करा है 0 B 0, और सी पॉइंट क्या लेट करा है 0 0 C। अगर ये लेट करा तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या बनेगा हमारे पास, a/3 b/3 c/3। अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगा, a/3 b/3 c/3। ठीक है, हमने लोकस किसका निकालना है, इस सेंट्रोइड का लोकस निकालना है। ये देखिए जिस टर्म का, जिस पॉइंट का हमने हमेशा लोकस निकालना होता है ना, वो हमारे लिए एज ए वेरिएबल काम करता है, वो पॉइंट हमारे लिए वेरिएबल काम करता है। इसका मतलब हमारे पास जो ये पॉइंट है ये हमारे लिए वेरिएबल का काम करेगा, वेरिएबल मतलब कि एक्स वाई जेड का काम करेगा। ठीक है ना, ट्रेस जिसको करना होता है ना, हमने जिस चीज को भी, जिस कर्व को भी हमने ट्रेस करना हो, वो हमारे पास एक्स वाई जेड का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए ट्रेस का काम करेगा, एक्स वाई जेड वेरिएबल का काम करेगा। तो इसलिए इन्होंने इसको क्या कर दिया, एक्स के इक्वल रख दिया, वाई के इक्वल रख दिया, जेड के इक्वल रख दिया। मैं रिपीट करता हूं, हमेशा मूविंग पॉइंट, क्योंकि वो बार बार अपनी वैल्यू चेंज करता है, इस कारण हमें उसको हमेशा वेरिएबल में रखना पड़ता है। कांस्टेंट पॉइंट वो होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज ना करें। सेंट्रोइड यहाँ मूव कर रहा है तो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, तो उसको नोटेशन हमेशा एक्स वाई जेड में देनी होती है। तो हमने एक्स वाई जेड में यहाँ पे रखी, सच दैट ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू इन टर्म ऑफ वेरिएबल्स आ गई। इन टर्म ऑफ वेरिएबल आने के बाद हमने इसको इसके अंदर इसको पुट कर दिया, और पुट करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, यहाँ का इस रिजल्ट को याद रखना, ये बेसिक लॉजिक यूज हुआ है यहाँ पे, जो हमारे पास ये जो यूज हो रहा है वो है बेसिक लॉजिक। क्लियर है। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 13 को देखते हैं। ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर, एक स्फीयर है, ए स्फीयर ऑफ कांस्टेंट रेडियस आर पासिस थ्रू द ओरिजिन ओ। एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमारे पास क्या गया आर है, और वो किस में से पास कर रहा है, ओरिजिन में पास कर रहा है। ठीक है, और सर एंड कट दी एक्सिस इन ए बी सी। अब एक्सिस को कट कर रहा है ए बी सी पॉइंट पे। ठीक है, एक तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म दे दी, ओरिजिन में से पास कर रहा है, और एक्सिस को कट कर रहा है ए बी सी पे। ठीक है, अब रेडियस यहाँ पे भी एक तरह से कांस्टेंट फिक्स कर दी, कांस्टेंट फिक्स कर दी, ये पॉइंट एक तरह से फिक्स नहीं हुए, ये मूवमेंट में है। प्रूव दैट locus of foot of the perpendicular line from the plane ABC given by this। एक तरह से फर्दर एक्सटेंशन ही होगी, सेम क्वेश्चन ही है। यहाँ पे अगर हमारे पास जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये हमारे पास स्फीयर है, सच दैट ये 0 0 0, और हमारे पास इस ए बी के अंदर से पास कर रहा है। इसको ए का नाम दे दीजिए, इसको बी का नाम, इसको सी का नाम। ठीक, अब कहते हैं जब ये मूव करेगा ना इस प्लेन से, ठीक है, मूवमेंट वही है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर मूवमेंट थी, वो सेम मूवमेंट भी यहाँ पे चल रही है, सेम डिप्टो सेम मूवमेंट चल रही है। कहते हैं अब इसकी जो मूवमेंट है यहाँ पे, ये सी पॉइंट लिखा हुआ मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से अभी ट्रायंगल के अंदर हमने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ओरिजिन से, ओरिजिन से इसके ऊपर थोड़ा सा बाहर की तरफ आएगा, स्क्रीन की बाहर की तरफ, इस तरह समझिए। ठीक है ना, 3D के अंदर है, 3D आप बाहर की तरफ आएगा। अब जो परपेंडिकुलर मान लीजिए किसी पॉइंट एफ पे आता है, यहाँ पे कोई पॉइंट है एफ, यहाँ पे इस पे वो परपेंडिकुलर आता है, तो इस एफ पॉइंट का लोकस जो हमारे पास बनेगा वो ये आएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, वो एफ पॉइंट क्या है, फुट परपेंडिकुलर, जब उस पे परपेंडिकुलर आएगा उसका लोकेशन लोकस बताना है। थोड़ा से टफ हो रहे हैं अगर इसको ग्राफिकल इमेज देखो तो, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या करा, इसको लेट कर लिया, 3 पॉइंट्स को लेट कर लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी अगर हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, इसको सबसे पहले क्लियर करते हैं। अगर हमने किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो इंटरसेप्ट फॉर्म में, और हमें इंटरसेप्ट गिवन हो, तो हमारे पास ये तरीका होता है। ठीक है, प्लेन है, इंटरसेप्ट गिवन है, तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट के फॉर्म के थ्रू हमने क्या कर दिया, प्लेन की इक्वेशन को लिख दिया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सिमिलरली हमने क्या कर दिया, हमारे पास स्फीयर की भी इंटरसेप्ट फॉर्म को लिख लिया इस्तेमाल करते हुए। स्फीयर की भी इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास, ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई, अब ये स्फीयर की इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। अब खासियत क्या है,
अब हमने यहाँ साथ ही साथ इन्होंने ये चीज़ भी लिख दिया, इसका सेंटर और रेडियस भी लिख लिया। और रेडियस हमें क्या गिवन है, इसका कांस्टेंट आर की गिवन है, तो इसको आर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, रेडियस को हम क्या नाम है, आर के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद हमने हमारे पास ये देखिए, हमने सेंटर से प्लेन पे, अगर हमारे पास मान लीजिए ये ए बी सी प्लेन है, ए बी सी इससे पास होता कोई प्लेन है, इस पे वो परपेंडिकुलर डल रहा है। ठीक है, वो जो परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर इक्वेशन प्लेन की निकालते हैं हम, वो हमारे पास किस तरह आएगी। अब ये देखिए, हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है। अब जो ये प्लेन है, जैसे लाइन है जिस पर परपेंडिकुलर है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब इसका पासिंग पॉइंट पता है, ये लाइन पास किस में से कर रही है, 0 0 0 में से कर रही है, ओरिजिन में से पास कर रही है। तो हमने ओरिजिन को टेक कर लिया। हमारे पास इस तरह इक्वेशन होता है x माइनस एक्स वन अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एन, वेयर जो हमारे पास x1 y1 और z1 होते गए, ओहो, ये हमारे पास होता है पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, जिसमें से पासिंग पॉइंट होते हैं, जिसमें से लाइन क्या है उसमें पास करती होती है। ठीक है, जो एल एम एन होते हैं ना, हमारे पास एक तरह से होते हैं डायरेक्शन रेशो कह लीजिए और कोसाइन कह लीजिए, दोनों में से जो मर्जी हो। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी हो सकते हैं ये। ठीक है, डायरेक्शन रेशो हो सकते हैं या डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं। और एक खासियत होती है, अगर हमारे पास एक लाइन है, अगर इसके डायरेक्शन रेशो अगर मान लीजिए ये है एल एम एन, तो परपेंडिकुलर लाइन के जो आपके डायरेक्शन रेशो आने वाले हैं या डायरेक्शन कोसाइन आने वाले, वो होंगे 1/l 1/m और 1/n। ठीक है, और जो ये हमारे पास, अब ये देखिए हमारे पास ये लाइन है, इसके ये क्या काम कर रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है ए बी सी। ठीक है, तो इस लाइन के कोई लाइन परपेंडिकुलर होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, 1/a 1/b 1/c, और वो पास किस में से कर रही है, ओरिजिन में से। हम यहाँ से जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, जो ओरिजिन में से पास कर रही है सच दैट इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास ए बी सी है। तो हमने यहाँ पे इसको यूज करते हुए वैल्यू लिख दी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, जो नॉर्मल एक तरह से उन्होंने वही बोला, इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या करा, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, ए बी सी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे के अपनी तरफ से एक इंट्रोड्यूस कर दिया, से लिख दिया, बाद में उसको निगलेक्ट कर देंगे, अपनी टर्म जो हम लिखते गए पेपर के अंदर उसको निगलेक्ट करनी होती है, अपनी तरफ से लिखा है तो उसको अपनी तरफ से बाद में निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि जो ये हमारे पास है एफ एक्स वन वाई वन जेड वन, जो अपने पॉइंट है ये हमारे पास इस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हमने प्लेन के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, अब पुट करने के बाद हमने क्या करा, जो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू आ रही है, जो हमने ये यहाँ पर निकाल लिया है, वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। पुट करने के बाद ये देखिए, ये हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, के अपॉन एक्स वन। अब इसके अंदर के अपॉन एक्स वन पुट करोगे, के इधर आएगा, एक्स वन ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू इसके अंदर हमने यहाँ पे पुट कर दी है, देखिए ये इधर पुट करी है इन्होंने। ठीक है, एक्स वन का होल स्क्वायर अपॉन ए के, सिमिलरली इसके अंदर पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई वन का होल स्क्वायर अपॉन के, जेड वन का होल स्क्वायर अपॉन के इन्होंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली इस वैल्यू को हमने ए बी सी की वैल्यू को इसके अंदर भी पुट कर दिया, यहाँ दोनों के अंदर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, और दोनों को यूज करते हुए हमने क्या कर दिया, के को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई जो उन्होंने प्रूव करने को कहा था। ठीक है, क्लियर है, आशा करता हूं आप सबको, एक सेकेंड, आशा करता हूं जो आप सबको कराया वो क्लियर होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के अंदर, थैंक यू।